जब मंडल कमीशन कांग्रेस सरकार के गवर्नमेंट में जब लागू किया था, उस वक्त भी इसकी चर्चा सर्वोच्च न्यायालय में हुई थी। 2 बार इसके पहले इसकी चर्चा हुई। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कायदा मिनिस्टर थे, तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल एजो शब्द का इस्तेमाल किया था, उस वक्त पंडित नेहरू ने ऊपर सूचना किया था कि आप सामाजिक की जगह आर्थिक इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका डिटेल में जस्टिफिकेशन दिया था कि ये शब्द नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको सोशली सामाजिक ही शब्द ये इसका रखना आवश्यक है। और दूसरा, जब मंडल कमीशन जब आया, तो मंडल कमीशन आने के बाद में मंडल कमीशन ने कमीशन के इसमें एक तो मंडल कमीशन का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 13 अगस्त 1990 को निकाला था। तो जैसा उन्होंने वो निकाला, उसके बाद में आंदोलन शुरू हो गया पूरे देश में कि भाई ये तो इस तरह से जाति के आधार पे आप आरक्षण दे रहे हो, या जाति के आधार पे आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए। तो सरकार उस आंदोलन को झुक गई, कांग्रेस की सरकार थी। ये जो इनका 25/9/91 का जो नोटिफिकेशन था, उसको उन्होंने खारिज किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कहीं प्रोविजन नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को मान्यता नहीं देता इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि इस देश में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक आधार के ऊपर रिजर्वेशन देने का जो मामला था, इस मामले को ऑलरेडी खारिज किया हुआ है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा आज करने वाले हैं। हमारे पास आज हमारे जो स्पेशल पैनलिस्ट इस चर्चा में शामिल है। मैं स्वागत करता हूँ सूरज मेश्राम सर का, जो रजिस्ट्रार रह चुके हैं नागपुर में विद्यापीठ में, और एक अच्छे वक्ता, विचारक, चिंतक के रूप में उनका परिचय है। प्रोफेसर डॉक्टर उल्लास खराज भी हमारे साथ में हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर है भारत मुक्ति मोर्चा के महासचिव है, और एक अच्छे विचारक, चिंतक के रूप में भी ख्याति है। तो हम इस बहस को, इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। हमने कुछ ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में जिनके पॉजिटिव सोच है, ऐसे व्यक्ति को बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आ पाया। तो बहरहाल हमारे जो 2 गेस्ट हैं, उनके साथ ही इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूरन बेटा सर, आपके पास आऊंगा मैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 5 बेंच जजमेंट, उसमें कहा गया कि 3 अगेंस्ट 2 ऐसा जजमेंट दिया है, लेकिन रविंद्र भट्ट जो जज थे, उन्होंने भी कहा कि ईडब्ल्यूएस तो ठीक है, लेकिन उसमें एसएससी भी शामिल करना चाहिए। तो वैसे देखा कि 4-1 से ये जजमेंट आया है। तो लेकिन जो जस्टिस ललित जो थे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हो गए आज, उन्होंने जो बेंच बनाए 5 जजों की, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो 2 एससी जज अभी मौजूद हैं, एक ओबीसी भी है, एक मुस्लिम जज भी है, तो उसके बावजूद भी उसमें वेरिएशन न करते हुए सारे जो 5 ब्राह्मण और एक बनिया, ऐसे एक बेंच बनी, और इस बेंच ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसको वैलिड करार दिया, और ये कहा गया कि जो आरक्षण का लाभ है वो अभी इनको भी मिलना चाहिए, और आरक्षण को आर्थिक आधार जो गवर्नमेंट ने कहा था उससे भी उन्होंने सम्मत कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, वो सोशली डिस्क्रिमिनेशन के लिए आरक्षण का आधार है। तो किस तरह से आप इस जजमेंट का एनालिसिस करते हैं? क्या लगता है कि ये जो जजमेंट दिया गया है, क्या वो केंद्र सरकार के प्रभाव में दिया गया है, या ये जजमेंट दिया गया है वो पूरी तरह से जो जिसे ईडब्ल्यूएस कोटा से कहते हैं कि सवर्ण दरिद्र कोटा भी कहते हैं, सुरमा कोटा भी कहते हैं, तो क्या उनके पक्ष में जो है? ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, इस निर्णय का मैं एक अम्बेडकरी मूवमेंट का कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले इस निर्णय का मैं निषेध करता हूं, क्योंकि ये जो निर्णय है ये असंवैधानिक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी बहस जो है ऑलरेडी पार्लियामेंट में हुई थी, और बाद में जब मंडल कमीशन कांग्रेस सरकार के गवर्नमेंट में जब लागू किया था, उस वक्त भी इसकी चर्चा सर्वोच्च न्यायालय में हुई थी। 2 बार इसके पहले इसकी चर्चा हुई। अच्छा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कायदा मिनिस्टर थे, तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल एजो शब्द का इस्तेमाल किया था, उस वक्त पंडित नेहरू ने ऊपर सूचना किया था कि आप सामाजिक की जगह आर्थिक इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका डिटेल में जस्टिफिकेशन दिया था कि ये शब्द नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको सोशली सामाजिक ही शब्द ये इसका रखना आवश्यक है। और उसके बाद में
वो बात पार्लियामेंट ने मान्य करते हुए उसके बाद में सोशल इकोनॉमिकल उसमें आया हुआ था, यानी काफ़ी बहस इस शब्द पे हुई थी और काफ़ी जस्टिफिकेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहाँ पर दिया था। दूसरा, जब मंडल कमीशन जब आया तो मंडल कमीशन आने के बाद में मंडल कमीशन के इसमें एक तो मंडल कमीशन का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 13 अगस्त 1990 को निकाला था। तो जैसा उन्होंने वो निकाला उसके बाद में आंदोलन शुरू हो गया पूरे देश में कि भाई ये तो इस तरह से जाति के आधार पे आप आरक्षण दे रहे हो या जाति के आधार पे आरक्षण नहीं देना चाहिए, हाँ। ये जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए। तो सरकार उस आंदोलन को झुक गई, कांग्रेस की सरकार थी। यस। तो उसके बाद उन्होंने फिर से एक रिवाइज नोटिफिकेशन निकाला। जो रिवाइज नोटिफिकेशन उन्होंने 25 सितंबर को निकाला था 91 को, यानी एक साल के बाद। उसमें इस बात की प्रोविजन की थी कि 10% जो है, तो ओबीसी को हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, इसके अलावा हम लोग 10% रिजर्वेशन जो है हम इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो है उसको हम लोग दे रहे हैं। ऐसा रिवाइज नोटिफिकेशन निकला है, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में निकला हुआ है। आज जो कांग्रेस जो समर्थन कर रही है उसका इतिहास है कि इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था, क्योंकि आंदोलन खड़ा हुआ तो नहीं भाई हम लोग कोई इकोनॉमिकल बैकवर्ड के खिलाफ में नहीं है। तो 25 नवंबर को उन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला। बाद में ये दोनों नोटिफिकेशन जो है वो बाद में कोर्ट के सामने आए और कोर्ट के सामने आने के बाद में उन्होंने वो जो मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन है उसको तो कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया, वो तो फुल बेंच ही था उसके अंदर। ठीक है। और उसके लेकिन उन्होंने ये जो इनका 25/9/91 का जो नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने खारिज किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कहीं प्रोविजन नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को मान्यता नहीं देता इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दिया जाए। तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन को नन एंड वाइड किया था। इसका मतलब साफ है कि इस देश में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक आधार के ऊपर रिजर्वेशन देने का जो मामला था, इस मामले को ऑलरेडी खारिज किया हुआ है और उसके बाद में 50% रिजर्वेशन वगैरह ये सब चीजें आई है। अब सवाल ऐसा है कि एक बात सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात ऑलरेडी डिसाइड की है, तो उसको फिर से डिसाइड करने का, फिर से उनको 5 लोगों का बेंच बिठाने का आवश्यकता क्या है, क्योंकि ऑलरेडी 5 जज बेंच ने इसके ऊपर निर्णय लिया हुआ था और ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने निकाला हुआ नोटिफिकेशन सेट असाइड किया था। तो इसके बाद में ये बेंच बना हुआ है और ये बेंच के अंदर भी जो है चीफ जस्टिस जो है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो उदय ललित जो है, उन्होंने उसके फेवर में उसके अगेंस्ट में निर्णय दिया हुआ है। उन्हें भटके सारे जो जस्टिफिकेशन दिया उसको उन्होंने इंडोर्स किया हुआ है। इसका मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस ये बात को मानता है कि भाई असंवैधानिक है। तो चीफ जस्टिस जब मानता है असंवैधानिक है तो बाकी जज लोग उसको संवैधानिक कैसे कह सकते हैं? यानी इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच के अंदर जिस तरह से मौकरी हो रही है, सब ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रही है, ये कहने का मतलब जो है ये बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा मैं समझता हूं इसके अंदर। और दूसरी बात मैं बात अभी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब प्रमोशन का जब इशू आया था तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम्हारे पास डाटा कहाँ है? डाटा नहीं है। यस। अब डाटा लाओ। तो डाटा जब लाओगे तो तुम्हारा रिजर्वेशन हम लोग आगे देंगे और फिर कितने % में देना चाहिए उसका भी डाटा आपने लाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार के ऊपर रिजर्वेशन देते वक्त पार्लियामेंट ने कोई डाटा पार्लियामेंट में रखा हुआ था? कोई डाटा नहीं। सरकार ने कोई डाटा रखा हुआ था? डाटा नहीं है। आपने जो निकष के आधार के ऊपर इनको रिजर्वेशन दिया, कौन से निकष रखे आपने? 8 लाख इनकम। ठीक है। उसके बाद में तो आपने कहा खेड़े का अगर होगा तो एग्रीकल्चर लैंड जो है 5 एकड़ और घर भी अगर होगा तो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, ये सारे निकष आपने रखे। तो आपने इसका डाटा तो जमा करना था कि ऐसे कितने लोग हैं भारत देश के अंदर। ऐसा कोई डाटा नहीं है। तो ये डाटा हमारे पास है कि इस क्राइटेरिया में बैठने वाले भारत में इतने लोग हैं और इसलिए इतना उनका परसेंटेज होने की वजह से हम लोग इनको इतना % हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं। पार्लियामेंट के सामने कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप कर रहे हो, तो विदाउट डाटा, विदाउट सर्वे, विदाउट रिपोर्ट ऑफ द एनी कमीशन, इतना बड़ा रिजर्वेशन, सारे रिजर्वेशन हम लोग जो दे रहे हैं वो सारे कोई कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन देरी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी रिजर्वेशन आपको देना है चाहे इकोनॉमिकल आधार पे, तो कोई भी इससे आधार उसका आयोग गठित होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए। तो आपने 10% के लिए कौन सा आयोग गठित किया? कौन सा रिपोर्ट आपने मंगाया? कोई रिपोर्ट नहीं था आपके पास में।
कोई डाटा आपके पास में नहीं है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए आपने मोगम दे दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने मोगम दे दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसका विश्लेषण करना चाहिए था। हाँ। कि भाई आपने जो दिया हुआ है तो आपके निकष तो आपको ये निकष कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन ये निकष कौन आधार नहीं कर दिया। हाँ। 8 लाख का क्राइटेरिया रख दिया, ठीक है, तो 8 लाख एक जिसको इनकम है उसको वो इलिजिबल नहीं है, समझेंगे नहीं। यानी 8 लाख 8 लाख 10 रुपया जिसको इनकम है, यानी 10 रुपए इनकम बढ़ गई तो वो तुम्हारे इसमें एलिजिबल नहीं हो रहा है, समझेंगे नहीं। 5 एकड़ लैंड है तो आप उसको नॉट एलिजिबल कर रहे हो, और उसकी जिसके पास 5.5 एकड़ लैंड है वो उसको तुम सदन समझ रहे हो। हाँ। बराबर। जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो तुम्हारा गरीब है, और जिसके पास 1010 स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो तुम्हारे सदन हो जाते हैं। कोई क्राइटेरिया है? बिल्कुल, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई निकष नहीं है। सर ने बहुत ही सटीक बात कही है कि ये जो आरक्षण दिया गया है इसमें किसी तरह का क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है, कोई कमीशन नहीं बना। और जबकि कांग्रेस ने भी कोशिश की थी नोटिफिकेशन के माध्यम से 10% आरक्षण देने की सवर्णों के लिए, इससे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी नकार दिया था। इसके बावजूद खड़ग साहब के पास में आता हूँ कि ये जो जजमेंट आया है इस पर क्या प्रभाव लगता है आपको कि आप इतने सालों से आरएसएस के खिलाफ काम करते हैं, बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं, क्या मोदी गवर्नमेंट का प्रभाव लगता है आपको? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एकदम अब्रप्टली डिसीजन दिया है, ना कोई डाटा है, ना कोई कमीशन बना है, ना कोई डिमांड है, ऐसे सिचुएशन में इस आरक्षण को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिसाइड रखना कैसे लगता है आपको? एक बात यह है कि EWS संविधान का एक पार्ट बनाया गया, वो संविधान के अनुरूप है या संविधान के खिलाफ है, ये भी एक डिबेट का मुद्दा था। तो कोर्ट कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो संविधान में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है वो वैलिड है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने जो अमेंडमेंट किया गया है इसको न्यायपालिका मान्यता दे रही है। मगर ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि ब्राह्मण लोगों को आरक्षण चाहिए। आज तक तो ब्राह्मण लोग चिल्ला रहे थे आरक्षण बैसाखी है, आरक्षण संविधान में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो इसके खिलाफ वो कोर्ट में भी गए। और जैसे मंडल आयोग को लागू करने के लिए ओबीसी लोगों ने कुर्बानियां दी, आंदोलन किया, वैसे ब्राह्मण सवर्णों को रिजर्वेशन मिले इसके लिए कोई ज्ञापन दिया गया, कोई आंदोलन किया गया, या कोई कमीशन सरकार के द्वारा गठित किया गया, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं हुआ है। ये बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लानिंग वे में कार्यक्रम चल रहा है। जैसे बिहार चुनाव के दरमियान मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को लेकर एक विवादित बयान दिया था। बाद में पलटी खाकर उन्होंने अपने बयान से संवरने का प्रयास किया था, मगर भागवत का स्टेटमेंट ये था कि हम आरक्षण नीति को इस हद तक लेके जाएंगे कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये उनकी नीति है कि संवैधानिक प्रक्रिया को खत्म करना। ये जो जजमेंट है ये संविधान के खिलाफ जजमेंट है। संविधान का मूल प्राण तत्व क्या है? संविधान का मूल प्राण तत्व है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। राइट। आप SC ST OBC को उनके लोक संख्या के अनुपात उनकी रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप सवर्ण के नाम पर आर्थिक आधार जोड़ रहे हो। संविधान में तो कोई लिखा हुआ नहीं है आर्थिक आधार रिजर्वेशन का मापदंड नहीं है। मापदंड क्या है? दोज हु सोशली बैकवर्ड्स एंड दोज हु एजुकेशनली बैकवर्ड, ये है मापदंड। आर्थिक आधार संविधान में कहीं पर भी नहीं है। तो इस जजमेंट को हम इस नजर से देख रहे हैं, जो माननीय जज साहब कह रहे हैं कि कब तक रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी, यानी आर्थिक मामले तक आप आग्रह कर रहे हो, मगर युक्तिवाद किया जा सकता है, कोर्ट के जजमेंट की समीक्षा की जा सकती है। तो जज की तरह बात करने की बजाय वो भी तानाशाह की तरह बात कर रहे हैं, कब तक रहेगा आरक्षण नीति। और उल्टा जज महोदय ने ये कहा कि SC ST के ऊपर भी आर्थिक निकष रहना चाहिए।
तो एक ढंग से देखा जाए ये सवर्णों को देने का मामला नहीं है, बल्कि एससी एसटी ओबीसी को जो मिला हुआ संवैधानिक अधिकार है कानून बनाकर खत्म करने का मामला है। बिल्कुल, तो ये कानून बनाकर एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म करने का एक मामला है। मैं पूर्व मेश्राम सर आपके पास में आऊँगा। एक जो जज है जस्टिस पारदीवाला, तो इनके खिलाफ में इन्होंने जो है जब हाईकोर्ट के जज थे तब उन्होंने एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ में एक टिप्पणी की थी। तो उस टिप्पणी के खिलाफ में उनके ऊपर महाअभियोग भी चला जाने वाला था संसद के अंदर में, लेकिन कुछ कारणों से फिर वो नहीं हो पाया। उनके जो उनका जब सुप्रीम कोर्ट में जब उनको आना था जज बन के, तब भी उसके खिलाफ में काफ़ी लोगों ने शिकायतें लिखी, काफ़ी लोगों ने प्रयास भी किए। कई सांसद सदस्यों ने भी कहा कि इन्हें जज के तौर पे नियुक्त मत करो। अब यही जज पादरीवाला जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के मैसेज होते हैं, अब फॉरवर्ड का मैसेज क्या है कि आरक्षण केवल 10 सालों के लिए था। ये व्हाट्सएप पे बहुत जगह फॉरवर्ड होते रहता है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत जो है आरक्षण की 10 साल के लिए था या नहीं था, आप जरा इसको विशेष करके बताइए। देखो, ये जो बात है ना 10 साल के आरक्षण वाली, इसमें बहुत अलग तरीके से जो लोग हैं, जो मूलभूत जो बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस बात को दरकिनार रखते हुए लोगों में भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई 10 साल का आरक्षण तो ये पॉलिटिकल आरक्षण की प्रोविजन है। हाँ, उसको रिव्यू किया जा सकता है, उसको रिव्यू किया जाता है। हम तो कभी बोलेंगे आपको कि उसको बढ़ा करके आप भी बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपके बेनिफिट में इसलिए आप बढ़ाते जा रहे हो। राइट। ये तुम्हारा नौकरी का आरक्षण और तुम्हारे एजुकेशनल रिजर्वेशन की जो बात है, वहां पर कोई भी एम्बार्गो नहीं है, इसके अंदर कोई मुदत नहीं दी हुई है। हाँ, कोई लिमिट क्योंकि नहीं है। जिस कारणों से वो रिजर्वेशन दिया हुआ है, सोशल एंड एजुकेशनल इक्वालिटी है उसका आधार है, ठीक है। तो जब तक सामाजिक समता प्रस्थापित नहीं होती और जब तक सामाजिक विषमता के आधार के ऊपर भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन कायम है, यस। तब तक ये आरक्षण कायम रहने वाला है। बिल्कुल। जिस दिन ये देश की सरकार कहेंगी कि नहीं, अभी सामाजिक विषमता खत्म हो गई, सामाजिक समता प्रस्थापित हो गई, या अभी कोई भी जात धर्म के आधार के ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, हाँ। ये जिस दिन सरकार डाटा के साथ, हाँ बिल्कुल, और पुरावों के साथ ये सिद्ध कर देंगी और हमको भी कन्विंस कर देंगे कि भाई अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, तो हम ही बोल देंगे कि भाई हमको नहीं चाहिए रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन तब तक है जब तक तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, और जब तक तुम्हारी कास्ट के आधार के ऊपर का तुम्हारा इनइक्वालिटी है। तो उसको कोई टाइम की कोई मर्यादा नहीं है। तो ये बहुत गलत फैला रहे हैं कि भाई 10 साल तो खत्म हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए। ये 70 साल का जो बकवास ये जो कर रहे हैं, और वो जजमेंट के अंदर उसका उल्लेख किया, इनको कब तक देंगे? हाँ, अरे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कब तक देंगे? अरे भाई आपने 1950 में हमको तुम्हारे इसमें एजुकेशनल रिजर्वेशन दिया आपने, ठीक है। उसके पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्कूल पढ़ने का, कॉलेज में पढ़ने का हमको तो अधिकार ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो तुमने 50 को दिया, ठीक है। उसके बाद 50 को हमारे लड़के स्कूल में पढ़ने लग गए, 50 के बाद लोग स्कूल में जाने लग गए, समझो। उसके पहले का परसेंटेज तो बाबा साहब भी खुद कहते हैं, 1942 में बाबा साहब ने जो गवर्नर जनरल को जो डेपुटेशन दिया था, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि संख्या आप देखिए 3 ग्रेजुएट है देश के अंदर, तो ये संख्या थी। तो 1950 में स्कूल में पढ़ने का अधिकार हमको मिला कानून से। तो उसके बाद में हमारे देश में जो इस देश में क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर बनने की जो शैक्षणिक पात्रता क्या थी? एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएट। तो 1950 में तुम लड़का एडमिशन लेगा तो ग्रेजुएट हो तो उसको 25 साल लग रहे होने की नहीं, तो 1975 में तो क्वालिफाइड हो गया। हाँ, क्वालिफाइड हो गया, नॉट फाउंड सुटेबल भी हुआ। हाँ, क्वालिफाइड हो गया 1975 में तुम्हारे क्लास 1 और क्लास 2 के पोस्ट के लिए। तो 1950 से लेकर 1975 का जो 25 साल का जो गैप है, वो सिर्फ क्वालिफाइड होने के लिए गया, रिजर्वेशन मिला ही नहीं हो 25 साल। सही बात है। 75 के बाद लोग एलिजिबल हो गए उस पोस्ट पे काम करने के लिए, चाहे टीचिंग की पोस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हो, सारी पोस्ट हो। और उसके बाद जो मूवमेंट खड़ी हुई ना, वो 1975 के बाद हम लोग देखते हैं कि दलित प्रांत की मूवमेंट हो, ये सारी मूवमेंट लोग पढ़े, लोग सारे पोस्ट के अंदर सामने आए। तो उसके बाद में आपने क्या देखा कि 75 के अंदर जब आ गया तो बोले यार पहले तो सारे सिलेक्शन, मैं भी वो सारी सिलेक्शन कमेटी के रिपोर्ट में इसमें काम किया हूँ,
तो देखा हूं मैं टीचिंग के सिलेक्शन पोस्ट में एज ए रजिस्ट्रार के रूप में जब बैठा था, तो सारे सिलेक्शन कमेटी के लोग जो है सवर्ण समाज के आते थे। हाँ। तो हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट तो पहले तो सारे सिलेक्शन कमेटी में 1 से 75 तक इसके ऊपर डिबेट भी हुई पार्लियामेंट के अंदर, कि हम लोग सारे सिलेक्शन कमेटी के रिपोर्ट देखते हैं, यूपीएससी एमपीएससी के, उसमें लिखा जाता है कि कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। अब वो 75 के बाद अभी कैंडिडेट्स आर अवेलेबल तो बोलते कैंडिडेट्स आर नॉट सुटेबल। और जब कैंडिडेट सुटेबल कैंडिडेट मिलने लगे तो कैंडिडेट इज नॉट कैपेबल फॉर पर्टिकुलर पोस्ट, यस, ऐसा लिखा जाता है। हाँ। कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल, कैंडिडेट इज नॉट कैपेबल। हमने कहा अभी कैपेबल भी है, अभी एक ही शब्द है लिखने का सिलेक्शन कमेटी के रिपोर्ट में, कैंडिडेट इज अवेलेबल, कैंडिडेट इज सुटेबल, कैंडिडेट इज कैपेबल, बट ही इज अनटचेबल। अनटचेबल। इतना ही लिखने का रह गया, बस इतना लिखो और उनको बात कर दो। ये जो पॉलिटिकल और सोशल जो अनटचेबिलिटी जो सत्ताधारियों के दिमाग में है, ये कारण है। और इसलिए जो आप कह रहे हैं कि 70 साल से हम कब तक देंगे, अरे आपने 75 तक रिजर्वेशन दिया ही नहीं क्योंकि लोग एलिजिबल नहीं थे। 75 में एलिजिबल हो गए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सारे एडवर्स निर्णय आ गए। हाँ। सिंगल आइसोलेटेड पोस्ट हम लोग उसको रिजर्वेशन नहीं देंगे। हाँ। उसके बाद में उन लोगों ने रोस्टर प्रणाली जो है पोस्ट बेस्ड रोस्टर निकाल दिया, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को खत्म कर दिया, पोस्ट बेस्ड रोस्टर ला लिया, फिर स्पेशलाइज पोस्ट आरक्षित नहीं होंगी, ये सारा जजमेंट दे दिया। बाद में 50% के ऊपर जो रिजर्वेशन हम लोग नहीं देंगे, ये सारे जजमेंट दे दिया। तो हम लोग जब मैदान में पहलवान बन के खड़े हो गए तो आपने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो एडवर्स आने लगे, आपने सारे रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। तो आप ये जो कह रहे हैं ना 75 साल, 75 साल आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया रिजर्वेशन पॉलिसी को। ये ईमानदारी से 75 साल अगर आपने इंप्लीमेंट किया होता तो हमको फिर से रिजर्वेशन मांगने की जरूरत नहीं थी। इसलिए आप एनालिसिस करो कि 75 साल में आपने जो रिजर्वेशन दिया वो ईमानदारी से दिया है क्या। अगर दिया होता तो आज जो हर पोजीशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो बैकलॉग है, ये बैकलॉग क्लियर होता है क्या। वो सुप्रीम कोर्ट के जज महाशय को मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने डाटा मंगाना चाहिए था सारे स्टेट और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई इनका बैकलॉग कितना है। यस। और बैकलॉग देख के अगर तुझे लगा होता कि ये सारे पोस्ट का बैकलॉग पूरा 100% भरा हुआ है, अब इनको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, देन तुमने ये स्टेटमेंट करना होता कि भाई अभी आप इनको कब तक दोगे। सारे पोस्ट के अंदर बड़ी मात्रा में बैकलॉग भरा हुआ है, अनुसूचित भरा हुआ है, और पिछले 25 साल से आप लोग रिजर्वेशन नहीं भर रहे, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे, उसको भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको एन पगार आप रोक रहे हो। ऐसी स्थायी स्थिति होने के बाद रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आप ईमानदारी से इम्प्लीमेंट पॉलिसी को रिजर्वेशन दो। इसलिए ये जो 75 साल आप कह रहे हैं कि ये लोग ले रहे, ये जो है ये बहुत बहुत बड़ा झूठ है। और ये झूठ को सुप्रीम कोर्ट ने सिक्का मोर्तब करना है, तो सबसे बड़ा महाझूठ है। इसी आधार के ऊपर सरकार ने इस जज के खिलाफ में महाभियोग चलानी चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा महाझूठ है और इसके खिलाफ में सरकार ने इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ में महाभियोग चलाना चाहिए, ऐसी बात पूरन मेश्राम साहब ने कही। ये जिस तरह से पूरन मेश्राम जी ने कहा कि रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया और जब हम एलिजिबल हुए उसके बाद तरह तरह के अवरोध पैदा किए गए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही, आपको क्या लगता है क्या मानसिकता है आज भी कि एक तो रिजर्वेशन आपको देना नहीं है, दूसरा इसमें इस तरह से आर्थिक आधार को लाकर इसे डिसमेंटल करना है, क्या सोचते हैं आप? मैं मेश्राम जी की बात को ही थोड़ा एक पुष्टि देता हूँ। जस्टिस JB पारदीवाला ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत बड़ा चौंकाने वाला जजमेंट है। इससे जस्टिस साहब की एलिजिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है। वो जज किस आधार पर है, क्योंकि जज कोई भगवान या खुदा नहीं है। इसलिए संविधान में महाभियोग का प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किया हुआ है, मगर ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो अनुभवी होते हैं। मगर जज साहब का ये स्टेटमेंट बड़ा चौंकाने वाला है। जज साहब कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण के समय विचार था कि आरक्षण केवल 10 साल तक रहे, मगर यह आज़ादी के 75 साल बाद भी जारी है। हमें आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। इस व्यवस्था को समाप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मगर जज साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा, तो हम इस जज साहब को सवाल पूछना चाहते कि जज साहब, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट वॉल्यूम अवेलेबल है,
बिल्कुल। कौन से वॉल्यूम में ऐसा कहा हुआ है, कौन से तारीख को कहा हुआ है, कौन से पेज पर कहा हुआ है, कौन से पैराग्राफ में कहा हुआ है, कौन से लाइन में कहा हुआ, बताओ तो। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं पर भी रिजर्वेशन की काल मर्यादा, सीमा मर्यादा 10 साल है ऐसा नहीं कहा है। इसके बावजूद बाबा साहब अंबेडकर को कोट करके ये कहा जा रहा है, तो ये संविधान सभा का अपमान है, संविधान का अपमान है। तो ऐसे जज को और ऐसे जजमेंट को एक झूठ स्टेटमेंट देने के कारण ये जजमेंट वैलिड नहीं रह पाता, हमारी नजर में वैलिड नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जज जो है स्टडीड माने जाते हैं। क्या आरएसएस के प्रवक्ता बोल दे, भैया जोशी बोल दे, तो लोग मीडिया वाले छाप देते, खबर बना देते, हम मान लेते बकवास बात है। मगर भैया जोशी की तरह ही जज ऐसा बोल दे, बकवास बात बोल दे, जज को ये शोभा नहीं देता है। मगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अपने जज की मुद्दे को लेकर बनाए, ये बोलते अक्षुण्ण, ये कितने साल तक रहना चाहिए? 75 साल तक रहना चाहिए। संविधान में कहा लिखा हुआ है ब्राह्मणी जज बनना चाहिए? संविधान में कहा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को ही जज बनना चाहिए? अनुसूचित जाति के आदमी जज नहीं बन सकता, सीजेआई नहीं बन सकता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसकी बपोती है? सारे के सारे लोग सवर्ण ब्राह्मण लोग हैं। 2 साल पहले मीडिया में खबर आई थी और एक जज के द्वारा वो स्टेटमेंट दिया गया था, एवरी सिख जज इज अंकल सिंड्रोम, यानी रिश्तेदार के रिश्तेदार है। कॉलेजियम सिस्टम। अभी जो सर न्यायाधीश आज जो खबर आई है, उनके पिताजी भी जज थे और ये भी अब जज है, बेटा भी जज होने वाला है। अब उनके बेटा जज होने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जज है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत खड़े नहीं किए गए, उनका चयन संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया है। बाद में हम इसका हल ढूंढेंगे। पहले जो जजेस है, एक सिंगल जाति के जजेस रहना यह संविधान के लिए धोखा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं। बिल्कुल। मगर एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद का विवाद खड़ा था, तो उस दरमियान फैजाबाद जो जिला है वहां पर, जिसमें नेहरू जी के द्वारा मूर्ति रखी गई थी 1949 को अंदर, तो उस जगह को ताला लगाया गया था और राजीव गांधी को चुनाव प्रक्रिया करना था, इसीलिए वो शिलान्यास करना जाना चाहते थे। तो उन्होंने फैजाबाद जज को निर्देशित किया कि आप वो ताला खुलवाने का आदेश निकालो। तो उन्होंने कहा होगा उसके लिए, इससे तो बवाल खड़ा होगा, बवाल रुकने के लिए तो ताला लगवाया गया है विवादित जगह पर। तो उन्होंने ताला खुलवाया। तो उन्होंने ताला कैसे खोला? जज की योग्यता, वो SC ST OBC की योग्यता मांग रहे, हम ब्राह्मण जजेस की योग्यता पूछ रहे, तुम्हारी योग्यता क्या है? तो उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये बात का जिक्र किया कि मैं जब फैसला सुनाने के लिए बैठा था तो मेरे खिड़की के सामने से एक काला बंदर बैठा हुआ था, मायूसी से बैठा हुआ था, लोग उसके चने फुटाने दे रहे थे, वो खा नहीं रहा था और मेरी तरफ ही निहार रहा था। तो मुझे उसके दृष्टि से दैवी संकेत मिला और मैंने झट से कलम उठाई और मैंने झट से ताला खुलवाने का ऑर्डर दिया। जब मैंने ताला खुलने का ऑर्डर दिया, वो जंप मारने लगा और जब मुझे सरकारी गाड़ी से मेरे आवास पर छोड़ने का समय आया तो मैं देखता हूँ वही काला बंदर मेरे सरकारी आवास के बरामदे में बैठा हुआ मुझे नजर आया। तो मुझे यकीन हुआ मैंने जो आज फैसला दिया है वो बंदर को भगवान मानकर दिया है। उस जज को बाद में हाई कोर्ट का जज बनाया गया। जिस जज ने बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात नहीं कही, वो बात बाबा साहब अंबेडकर के मुंह से कही, उस जज के ऊपर महाभियोग का मामला चलने वाला था, मगर मनुवादी सरकारों ने वो चलाया नहीं। तो वो जज आज संविधान के खिलाफ क्यों बोल रहा है? अगर उसके खिलाफ पहले ही महाभियोग चलाया जाता तो उस जज को ऐसा नहीं बोला जा सकता। एक प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये है
जस्टिस गोगोई के ऊपर एक महिला ने यौन प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था। उसकी जांच की गई मगर अब तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, और उसके पहले आरएसएस बीजेपी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, ब्लैकमेल करके उनको उनके द्वारा फैसला लिया गया। मुझे लगता है इनका वो पुराना हिसाब दिखाकर ही उनको ऐसा फैसला देने के लिए मजबूर किया होगा, जैसे गोगोई है। ऐसा फैसला देने के लिए बाध्य किया जा सकता है क्योंकि ये प्रभाव में है जजेस मोदी के, आरएसएस और के। 5 जजेस ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था हाँ। कि केंद्र सरकार दबाव बनाकर हमसे फैसले ले रही है। तो 5 जजेस अभी भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर ने कि जजेस के ऊपर दबाव होता है और दबाव के कारण इस तरह के फैसले आते हैं। आपको क्या लगता है? देखो, ये बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की है। हाँ, ये बात तो बाबा साहब ने भी कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, उसको चलाने वाले लोग अगर ठीक ठाक नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यस, बराबर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले जो 4 भाग जो है या 4 स्तंभ है, अगर वो नैतिकता से काम नहीं करेंगे, जो मॉरलिटी की बात की थी, हाँ, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा जो है तो खत्म हो जाएगा। भाई, देश की पार्लियामेंट, उसको जो जिम्मेदारी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, अगर वो ईमानदारी से नहीं निभाएगी, इस देश की ब्यूरोक्रेसी है या इस देश की जुडिशियरी है, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे, नैतिकता के आधार पर नहीं करेंगे, अगर मॉरलिटी के आधार पर नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं होगी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहते हैं। आज निवडणूक आयोग तुम्हारा जो है, वो एक जमाने में था कि सेशन था जिसको अधिकार थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी देखो, वो आदमी के पास रही, अधिकार वही है, लेकिन वो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जिनके पास में होती तो वो परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, इसका ये सीधा सीधा सवाल है। और आज जो जुडिशरी में ये जो सारी बातें जो चल रही है, और जुडिशरी में रिजर्वेशन देने का जो मुद्दा जो इसलिए पहले आया हुआ था, इसी सरकार के वक्त कमीशन हम लोग बना के ये सारी अपॉइंटमेंट हम लोग करेंगे, उसका विरोध किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, कॉलेजियम को अधिकार होना चाहिए, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। खुद ही के लिए खुद ही का जजमेंट यहाँ पर हुआ है। तो आज इंटायर ये सारा जजमेंट देखते हुए अभी एक ये जजमेंट से क्या हो गया, एक सामाजिक पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा होने वाला है। इसके तरफ, और वो सरकार ये चाहती है, आप इस बात को ध्यान में रखिए, रिजर्वेशन को जिनको इंप्लीमेंट नहीं करना है, वो लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अलग अलग आनी चाहिए। लोगों ने उसका विरोध करना चाहिए, कुछ लोगों ने उसका सपोर्ट करना चाहिए। और इसके बाद अभी ये भी सामने आएंगी बात कि भी 5 लोगों का जजमेंट है, फिर से 11 बेंच जजों का फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना चाहिए, इसके ऊपर फिर से रिव्यू होना चाहिए। यानी ये बात फिर 11 जजों के बेंच की तरफ में जाएंगी। ये ऐसा करते करते जो तुम्हारा रिजर्वेशन जो है वो उसको पूरा सामने ढकेलते रहना चाहिए, और जो सेक्टर में रिजर्वेशन मिल रहा है वो सारे सेक्टर को प्राइवेटाइज करते रहना चाहिए। इन प्रकार का सरकार का ये धोरण है कि सरकारी सेक्टर में जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको ना मिलने दें, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार के ऊपर उसमें रुकावट पैदा करना चाहिए। और जैसे जैसे सार्वजनिक सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो वैसे उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो मुझे यह लगता है कि ये पूरी सरकार की साजिश है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिजर्वेशन इनको दिया है उसे कैसे खत्म किया जा सके। और एक तरफ तुम्हारा नेता जो है उनका मैं आदर करता हूँ, मोहन जी भागवत, वो कहते हैं कि हमारे इसने जो है पूर्वजों ने पाप किया है, इसलिए हम लोग पाप क्षालन करना चाहिए। अरे भाई, सोशल इक्वालिटी ये बहुत बड़ा पाप आप लोगों ने किया था चातुर्वर्ण के आधार पे। आप इस बात को मान रहे हो, आज मान्य कर रहे हो ना, कल मान्य नहीं कर रहे थे, आज आप मान्य कर रहे थे। तो चातुर्वर्ण और मनुस्मृति आपने लाया, इसलिए आपने सोशल इक्वालिटी लाया। अब सोशल इक्वालिटी जो है ये पाप है, इनइक्वालिटी अगर पाप है तो उसका पाप क्षालन अगर करना है तो सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहिए, सामाजिक विषमता को खत्म करना चाहिए। और सामाजिक विषमता को अगर खत्म करना चाहिए तो आरक्षण को ईमानदारी से
लागू करना इम्प्लीमेंट चाहिए। करना चाहिए। मैं एक बात और आपसे पूछूंगा, क्योंकि जैसा कि सर ने बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज में काफ़ी प्रभाव होता है, काफ़ी उनके ऊपर दबाव भी होता है। अब देखिए जिस तरह से बार बार ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, इंदिरा थाने के केस में ये तय हुआ। इसके बाद में अलग अलग राज्यों ने आरक्षण दिए और उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। राजस्थान में देखो अभी 64% आरक्षण है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10 और एमबीसी जो है 5% आरक्षण। गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की बात राजस्थान सरकार ने कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हरियाणा में भी जाट लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे थे, अब तक उन्हें नहीं मिला। बिहार में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद अभी ये 60% हो गया है। गुजरात में पटेल जाति आरक्षण की मांग कर रही थी, लेकिन उनके आरक्षण नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर स्टे लगा। डाटा की बात कही, जैसे कि आपने डाटा की बात की कि डाटा नहीं था। उसके तमिलनाडु ने शेड्यूल 9 में डाल दिया, इसलिए एससी एसटी ओबीसी को 69% आरक्षण वहां मिलता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें 27% आरक्षण देने की बात कही थी ओबीसी को, लेकिन उस पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सेम बात एमपी में भी हुई, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो जहां जहां ओबीसी आरक्षण देने की बात कही थी, या फिर जो जाट गुर्जर मराठा जैसे जातियां हैं उन्हें आरक्षण देने की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। लेकिन ये ऐसा पहला मामला है कि जहां दरिद्र सवर्ण, सुदामा सवर्ण आरक्षण की मांग नहीं करते हैं, उन्हें आरक्षण मिलता है, उन पर स्टे भी नहीं लगता है, और 3 साल के बाद ये मामला सुनवाई में आता है और 5 जजों की बेंच, जिसमें कोई विविधा, जिसे विविधता कहते हैं वो नहीं है, बिल्कुल सब एक जैसे है, और वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल ये वैलिड है। किस तरह से देखते हैं आप? आप देखिए, जहाँ जहाँ सामाजिक आधार के ऊपर आरक्षण मांगा गया, जिसका उल्लेख आपने किया है, वो चाहे पटेल का, चाहे गुजरात में हो, या फिर चाहे राजस्थान का हो, या महाराष्ट्र का हो, एमपी का हो, लोगों ने ये जात के आधार के ऊपर आरक्षण मांगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जात ही ये निकष है। क्योंकि एक बार जात के आर्थिक आधार के ऊपर रिजर्वेशन नहीं मांग सकते, ये सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था 92 को, ठीक है। तो उसके बाद इसी आधार पे सर्वोच्च न्यायालय ने सारी याचिकाएं और सारा उनका रिजर्वेशन को जो है सेट असाइड कर दिया कि भाई ये 50% के ऊपर जा रहा है। हाँ, बराबर है, बिल्कुल। अब हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर शिक्कामोर्तब कर दिया था कि आप 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते, और सुप्रीम कोर्ट के सारे कई निर्णय जो आ गए, वो सारे निर्णय इसी आधार पे आए कि 50% के ऊपर आप जा नहीं सकते। सही वो सारे निर्णय इलीगल हो गए अभी। हाँ, सारे निर्णय इलीगल हो गए, सारे निर्णय असंवैधानिक हो गए कि नहीं आज? हाँ, बिल्कुल। तो आप बताइए, सारे निर्णय असंवैधानिक होने के बाद वो निर्णय को फिर से खड़ा किया जा सकता है? हाँ। हो गया। दूसरा बात है कि आज आप लोग 10% दे रहे हो, ठीक है, और एक तरफ ओबीसी रिजर्वेशन मांग रही उनके जनसंख्या के आधार के ऊपर। हाँ। और जनसंख्या वो कह रही है कि भाई आप एक बार उसके वाले जनसंख्या का जो है उसकी आप लोग मौज माफ कर लो, सेंसस कर लो, गणना कर लो। वो गणना क्यों मांग रही है और सरकार क्यों नहीं दे रही है, कर रही हो? क्योंकि एक मालूम है कि एक बार आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि ओबीसी की जनगणना में वो 75% है या 80% है, या तो उतना रिजर्वेशन उनको देना पड़ेगा, बराबर। इसलिए वो जनगणना नहीं करना चाहती है लोक संख्या का, क्यों आपने एससी एसटी इनको जो है उसके पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो आपको ओबीसी को भी देना पड़ेगा, फिर 50 के ऊपर जाएगा। तो क्या कर रहे हो कि ये इनको इनके परसेंटेज के ऊपर रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए, उतना रिजर्वेशन रखो ही नहीं। तो क्या कर लो, इकोनॉमिकल आधार के ऊपर आज 10% रिजर्वेशन दे दिया। कल ये मांग आने वाली है साहब कि डेटा जमा करो, और ये 5 एकड़ वाले, 8 लाख वाले कितने लोग हैं इनका ये करो, उसके अंदर अगर ये 20% अगर आ जाएंगे तो 10 का परसेंटेज, और 20% हो जाएगा, 25% हो जाएगा, फिर तुम्हारा आज 50% रिजर्वेशन जो तुमको दे रहे हैं वो 75% हो जाएगा, फिर बचा कितना, 25%। फिर ओपन कैटेगरी के लोगों को आप लोग कहाँ से नौकरियां देने वाले हो आप लोग, ये बात आने वाली है आगे। इसलिए किसी भी प्रकार का इतने तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ये सारी दिक्कतें जो है, एब्स्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, वो इतने निर्माण करो कि चाहे इकोनॉमिकल आधार पे रहो या सोशल आधार पे रहो, कोई भी आधार पे हो, इनको रिजर्वेशन इस देश का खत्म करना है। ये उसकी पूरी साजिश है, और ये साजिश जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली बार इसको शिक्कामोर्तब आज कर दिया है कि इकोनॉमिकल आधार के ऊपर। और ये क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं कहानी है? अरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहानी आप कह रहे हैं ना, सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड जब बाबा साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला हुआ है, और आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसा कहीं कहा नहीं कि भाई आप इकोनॉमिकल आधार के ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते करके। अरे जब अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए
सोशल सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय मूल्यों की स्थापना के लिए हम लोग जब रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो इसका मतलब ये उसका आधार सोशल रिजर्वेशन ही है। तो इसका ये पूरा होने के बावजूद भी आज इस तरह से जो आप जजमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है कि सरकार और यहाँ की न्याय व्यवस्था, इनकी ये एक प्रकार का इनका इस तरह से समझौता है, इस बात का समझौता है कि देश का चाहे वो इकोनॉमिकल आरक्षण हो, चाहे सोशल आरक्षण हो या कोई भी आरक्षण हो, इस तरह से ये आरक्षण को खत्म किया जा सके जब तक सारा सार्वजनिक सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर को हम लोग बहाल नहीं करते। जब तुम्हारा रिजर्वेशन रहेगा नहीं, सार्वजनिक सेक्टर में खत्म हो जाएगा, तो बाद में ये आरक्षण का मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। बिल्कुल, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ये एक मिली भगत है, एक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग भी है कि इस आरक्षण को किसी तरह से खत्म किया जाए। जिस तरह से 10% आरक्षण दिया गया है, तो कई ऐसे स्टेट है, मैंने अभी हिंदू की एक न्यूज़ पढ़ी कि कर्नाटक में केवल 4% सवर्ण समाज के लोग रहते हैं, यानी जो अपर कास्ट जो गरीब है 4% लोग रहते हैं। अरे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अपर कास्ट की संख्या जो है काफ़ी कम है, उसमें भी गरीबों की संख्या तो कोई उसका कोई मौजमाप ही नहीं है, अभी कोई डाटा ही नहीं है। ऐसे बाद इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस आरक्षण को देना ही है किसी भी तरह से, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे कुछ भी करके कहना है कि आरक्षण देना ही है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये बहस अभी आगे जाएगी? दरअसल मामला रिजर्वेशन दरिद्रता निर्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन की जो बुनियाद है वो रिप्रेजेंटेटिव है। रिजर्वेशन का माध्यम आर्थिक नहीं है। तो आर्थिक आधार पर आप क्या करना चाहते हो? पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल पूछा गया, ब्यूरोक्रेट्स में कौन कितने कितने संख्या में, जरा बताइए। पार्लियामेंट में पूछा गया, मीडिया में कितना है, ब्यूरोक्रेट्स में कितना है, जुडिशरी में कितना है। तो सरकार ने, पिछली सरकार ने ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया मंत्री महोदय को, राइट, कि 79% ब्यूरोक्रेट्स में अपर कास्ट सवर्ण लोग हैं। ब्यूरोक्रेट्स में आप हो, 95% आप जुडिशरी के अंदर हो, और हमारे SC ST OBC को खाना खाते समय जैसे आचार लगता है वैसा एक किसी को रख देते हो शो करने के लिए, उसका वहाँ कोई अहमियत नहीं होता। तो जुडिशरी के लोगों का इस्तेमाल हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए RSS BJP के लोग कर रहे हैं। इसके दो पहलू है। नंबर एक, अगर सवर्ण ब्राह्मण आर्थिक रूप से गरीब है तो डाटा लेना चाहिए कितने हैं। हमारे पास वर्ल्ड लेवल का डाटा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत गरीबी में, भूखमरी में अव्वल। और सेन गुप्ता कमेटी जो गवर्नमेंट की कमेटी है, उनका कहना है 83 करोड़ लोगों का डेली का इनकम 20 रुपए से लेकर 11 रुपए और 6 रुपए के अंदर है। तो हमारे लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। तो ये शासन प्रशासन में हावी है। उसके दो पहलू है। मुझे बात याद आती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। 22 दिसंबर 1952 में पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को इनवाइट किया गया था। उनको विषय दिया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अहम भूमिका अदा की। वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके थे। बाबा साहब अम्बेडकर को सब्जेक्ट दिया गया संविधान का भविष्य क्या होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भविष्यवाणी बताई थी वो भविष्यवाणी सही होते हुए दिखाई दे रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली शर्त गिनी कि हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही स्वीकार नहीं किया है, हमने संविधान सभा में ये एश्योर किया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक सोशल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होगी। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्तव्य में ये कहा, अगर सोशल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं करोगे और शो करोगे कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लोग हैं तो भविष्य क्या होगा डेमोक्रेसी का। बाबा साहब ने कहा भविष्य मैं अभी नहीं बता सकता, वो इतना विकराल हो सकता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आर्थिक खाई को आप पूरा नहीं करोगे, सामाजिक खाई को पूरा नहीं करोगे तो देश का लोकतंत्र
खत्म भी हो सकता है और उसका विकराल जो स्वरूप होगा, मैं कल्पना के बाहर की बात कर रहा हूं, वो स्थिति आ गई। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है रिजर्वेशन कहाँ है? रिजर्वेशन है कहाँ? तो सरकार ये इस जजमेंट के माध्यम से कह रही है रिजर्वेशन है कहाँ? तो रिजर्वेशन के लिए तुम नहीं आ सकते हो, मगर सवर्ण आर्थिक आधार पर हम उसको जारी रखेंगे और डेमोक्रेसी को केवल एक नाटक की तरह चलाया जाएगा और ब्राह्मणों का हवी करने का कार्यक्रम हो जाएगा। देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर को बेच दिया गया है और भोपी की तरह प्रधानमंत्री को पोपट की तरह आगे किया जा रहा है और सारी सरकारी उद्योग कंपनियों को भेज दिया गया है, रेल को भेज दिया है, सारी सिस्टम को भेज दिया गया है। तो इस माध्यम से जो जज कह रहे थे कब तक जारी रखेंगे, तो इशारे में कह रहे हैं सरकार ने जो जारी रखा है वो सही है और संविधान ने जो जारी रखा था उसको आप खत्म कर देना चाहते हैं, ये इसका मतलब है। बिल्कुल, ये इसका मतलब है। ये एक बात जो सर ने कही कि एक सरकार ने ही खुद डाटा पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर में कि देश में जो सेक्रेटरीज है उसमें केवल एससी का सेक्रेटरी केवल 1 है, अंडर सेक्रेटरी केवल 3 है। जितने भी देश में विद्यापीठ है, विश्वविद्यालय है, वहाँ बहुत मुश्किल से 2 या 3 शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के या ओबीसी के कुलपति आपको मिलेंगे। इवन जो आईआईटी आईआईएम्स के जो प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, वहाँ भी हमारी संख्या जो है एससी एसटी ओबीसी की पर्याप्त नहीं है, वहाँ भरा ही नहीं जाता और सारे के सारे पोस्ट जो होते हैं वो ब्राह्मण या फिर अपर कास्ट के लोग लेके जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी जो देश के संसाधन जो है उस पर 80% कब्जा इन वर्गों का होने के बावजूद भी ये किस तरह की मानसिकता है कि फिर से भीख मंगों की तरह 10% पे इनकी नज़र है? देखिए, बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन देने का, बाबा साहब का जो बेसिक जो उनका जो ऑब्जेक्ट था, उन्होंने कई बार भी कहा है कि रिजर्वेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये ब्रेड और बटर का प्रॉब्लम है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग हजारों साल से शस्त्र और शास्त्र से जो वंचित रहे हैं और जे लोग इस शस्त्र और शास्त्र से वंचित रहे, वो लोग इनको पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट, इस देश के धोरण तय करने के प्रक्रिया में और इस देश के निर्णय लेने के प्रक्रिया में उस तबके को आप लोगों ने उसको शेयर देना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं था सिर्फ पेट भरने का कि भाई आप इन्हें दे दीजिए वो घर में खा लेगा। हाँ। बाबा साहब ये चाहते थे, बाबा साहब ने 1928 को जो साइमन कमीशन के सामने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था और 1942 में जो गवर्नर जनरल को जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसमें स्पष्ट तौर पर कहेगा कि हम हमारे लोगों को इसलिए शिक्षा चाहते हैं ताकि सारे लोग ये पढ़ सके, पढ़ के अच्छे नौकरियां पाकर, बड़े हुद्दों की नौकरियां पाकर वो इस देश के अपने हित में पॉलिसी कर पाए, इसलिए उसको हम लोग समर्थ बनाना चाहते हैं। सही बात है। हाँ। तो आप ये बताइए पॉलिसी मेकिंग में हम क्या है, छोड़ो रिजर्वेशन की बात है। अब शैक्षणिक पॉलिसी तय करने वाली सारी संस्थाएं जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, AICTE है, ये सारी शैक्षणिक धोरण तय करने वाली प्रक्रिया है, इंप्लीमेंट करने वाले सारे लोग हैं। आप बताइए इसके एक भी चेयरमैन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, इसका एक भी सदस्य आप मुझे बताइए शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है। ये सारे देश की शिक्षा नीति तय करते हैं और उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। आप मुझे बताइए क्या पोजीशन है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि इनको कितने सालों तक हम रिजर्वेशन देंगे, ये बात कहते हैं, तो उन्होंने ये तो देख लेना चाहिए कि मैं जिस जगह पे बैठा हूं वहां सुप्रीम कोर्ट में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जजेस है। 75 साल में हमने कितने जजेस बनाए हैं, ये थोड़ा सा अपने पड़ोस आजू बाजू में देख तो झांक तो लेना था। झांक लेना चाहिए, डाइवर्सिटी देखना। तीसरी बात है कि इस देश में ये शिक्षा नीति बनाया, ये जो नया आयोग जो बना था, नया शिक्षा धोरण का, आप देखिए उस शिक्षा धोरण बनाने वाले उस सारे कमेटी के अंदर एक भी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का मेंबर रखा हुआ था तुम लोगों ने यहाँ पर नहीं। तो ये जो सारी पॉलिसियां तय करने वाली, आज जो तुम्हारा योजना आयोग है जिसका नाम इन्होंने बदल दिया था, वो जो नीति आयोग कर दिया, वो सारे धोरण तय करने वाली प्रक्रिया में आज भी आप लोग अनटचेबल हो। हाँ। तुमको एंट्री नहीं है वहां पर, और जो भी निर्णय लेते हो कायदा बनाने का, कानून बनाने का, वो निर्णय आप पार्लियामेंट में लेते हो। वो बोलते तुम्हारे में पार्लियामेंट में तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है ना या पॉलिसी मेकिंग में,
लेकिन तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन किसके रिप्रेजेंटेटिव? वो तुम्हारे कार्यकर्ता है ना। सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के जो एमपी जो है वो बीजेपी के हैं। आप मुझे बताओ, कोई तो भी वॉइस उठाता है, कोई आवाज उठाता है, क्योंकि वो अपने पार्टी के धोरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में आज तुम्हारे सब लोगों को अनटचेबल रखा गया है, इसलिए सारे निर्णय आज आ रहे हैं। इसलिए 103 का जो निर्णय आया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, इतने लोग होने के बावजूद भी किसी लोगों ने आवाज नहीं उठाया। तो इसलिए अब ये लड़ाई होनी चाहिए कि हमको जो है इस देश के पॉलिसी मेकिंग में हमारा सहभाग हो। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंदर एक सुदो थोड़ा आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ हमको मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि एक चेयरमैन बनने से क्या चेंज आ सकता है। हमारा आदमी जहां पर भी जाएगा, आज महाराष्ट्र की सारे यूनिवर्सिटी का आप हिसाब देख लीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी में, एक अमरावती विद्यापीठ में हम लोग जब मांग कर रहे थे कि भाई शेड्यूल कास्ट का एक भी वाइस चांसलर नहीं है, तो वहां पर शेड्यूल कास्ट का एक वाइस चांसलर बना है, लेकिन तुम्हारा नहीं बना है। हमने बनाया ना एक, तो एक हमारे समाज के आदमी को उन्होंने वाइस चांसलर बना दिया बताने के लिए, लेकिन उनके विचारों का था। तो आज पूरे महाराष्ट्र में एक भी शेड्यूल ट्राइब, एक भी माइनॉरिटी, एक भी विजेएनटी कैटेगरी, इसका वाइस चांसलर आज तुम्हारे यहाँ पर देश में जो सारे देश महाराष्ट्र में जो है वो एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक रजिस्ट्रार जो अभी हमारा जो है, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार था, तो मेरा एक अपवाद था, और अभी एक रजिस्ट्रार बड़े मुश्किल से बना हुआ है गोंडवाना विद्यापीठ में। ये सारे यहाँ पर जितने भी स्टैट्यूटरी ऑफिसर के पद है, वहां पर आप देखिए कितने रिजर्वेशन आपने भरा है, कितने लोग भरे। तो आज ये चित्र है कि आप इनको बैकलॉग का डाटा ना दे, पॉलिसी मेकिंग में जो लोग बैठे हुए हैं, पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारे लोग कितने हैं, वो जितने भी आयोग इस देश में है पूरे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सारे जो काउंसिल है, एआईसीटी, ये सारे काउंसिल के अंदर आप बोलिए इनको कि हमारे लोग कितने हैं, इन कितना रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वाइस चांसलर कितने हैं, देश के पूरी यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आज तुम्हारा एक भी शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर नहीं है। ये स्थिति क्या, दे आर नॉट एलिजिबल। आपने शिक्षा दे दी ना, सुप्रीम कोर्ट का हमारा ये सवाल है कि 75 साल में इनको कब तक देना, तो उनको ये पूछना चाहिए कि सारे लोग एलिजिबल है, लेकिन एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर क्यों नहीं है भाई? नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में हमारे लोग, डिसीजन मेकिंग में हमारे लोग, इसलिए हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं। आप लोग इन लोगों को पॉलिसी मेकिंग में लो, इन लोगों को डिसीजन मेकिंग में लो, हम लोग रिजर्वेशन नहीं मांगे। और दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने बताता हूं कि देखो कितनी बड़ी नौकरी है। आप देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने 8 साल का 8 लाख का ये इनकम क्राइटेरिया रख दिया, कल क्या होने वाला है? इनके प्रकार कुछ समाज में इस बात की होड़ लगेंगी कि हमारी एनुअल इनकम 8 लाख ना हो। आप समझेंगे नहीं, जिनकी 8.5 लाख हो रही है या जिनकी 9 लाख हो रही है, वो बोलेगा ठीक है 2-4 महीने में एब्सेंट रहता हूं, हाँ विदाउट पे हो जाए, ताकि मेरी इनकम सर्टिफिकेट ये बता दिए कि भाई इसको 8 लाख है, हो गया। दूसरा नौकरी क्या होने वाला है, जिनके पास 6 एकड़ जमीन है आज नाउ दे आर नॉट एलिजिबल, वो बोलेगा मैं 1 एकड़ जमीन बेच देता हूं, मेरे पास 5 एकड़ आना चाहिए। कल जो घर बनाने वाले, फ्लैट बनाने वाले लोग है ना, तो कोई भी 1500 स्क्वायर फुट का फ्लैट नहीं लेगा, बोलेगा मेरे को 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट चाहिए। और जिनके पास है 1200 स्क्वायर फुट का फ्लैट, वो बेचेगा और कल 1000 स्क्वायर फुट का फ्लैट लेगा। ये कितनी बड़ी नौकरी होने वाली है आज आने वाले फ्यूचर में, इस बात का कभी अंदाज लगाया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ये क्या हो सकता है इसके अंदर? तो इस तरह से आप गरीब तबकों को देना नहीं चाहते, जो नौकरी करने में एक्सपर्ट रहने वाले हैं सदन वर्ग के लोग, उन लोग जो गरीब है बेचारे वो गरीब ही रहेंगे। उसके अंदर ये जो कागज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो लोगों के सामने बताएंगे झूठे, उसके आधार पे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और लोगों को रिजर्वेशन देंगे। इस आधार पे इम्प्लीमेंटेशन कभी हो नहीं सकता, इसलिए कास्ट यही उन्होंने आधार दिया था इसको, और इसको बाद में शिक्कामोर्तब भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे नहीं, वो कास्ट वैलिड भी हो। यस, कास्ट वैलिड भी हो, इसलिए कास्ट वैलिडिटी आपने ला लिया, कास्ट वैलिडिटी भी है कि नहीं? इसलिए कि भाई कास्ट के आधार पर देंगे, लेकिन कल नकली कास्ट वाले रिजर्वेशन नहीं आपने काफी लोग हैं। और आप मुझे बताइए इकोनॉमिकल आधार के ऊपर आप सर्टिफिकेट दोगे, फिर उसकी भी वैलिडिटी चेक करोगे आप। तो ये जो सारी नौकरी जो हो रही है ना, तो मेरा सीधा ये जो कहना है, ये सारा जो है इनको रिजर्वेशन देना नहीं है, और ये नए नए मुद्दे लाके लोगों को आपस में लड़ाने का है। उसके बाद में ये सवर्णों के, गरीबों के अंदर भी लड़ाई करवाएंगे इसके अंदर, ये होने वाला है कि जो झूठे डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर लगे हैं, कल पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट्री रिवीजन जो है उनका वाला 7/12 का उतारा,
वो उनका 5 एकड़ का है, लेकिन उसकी लैंड और कहीं दूसरे खेड़े में है। वो शो ही नहीं किया उसने 5 लाख कई 7 बार बता दिया, जिसके आधार पर सर्टिफिकेट ले लिया। जी बिल्कुल, ये इस तरह सब होने से- वाला है, और ये सब होने के बाद हमको दिख रहा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता आगे। बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता आगे। लेकिन जिस तरह से मैं आपके पास में आऊँगा खराज साहब कि जिस तरह से शेर और बैलों के लिए अब समान न्याय हो गया है, तो इसका क्या असर होगा? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया और केंद्र सरकार तो बिल्कुल प्रिजुडिस माइंड थी, सुप्रीम कोर्ट के लोग भी प्रिजुडिस माइंड है और इनके दिल में SC ST OBC के अगेंस्ट में काफ़ी नफरत भरी हुई है। तो आने वाले दिनों में इसका असर क्या होने वाला है? क्योंकि आप एक्टिविस्ट है, आप आंदोलन करते रहते हैं, आप लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं। अब सभी लोगों को सड़क पर उतरने का उन लोगों ने उकसाया है। ओबीसी को 52% है, 27.5% में लागू कर दिया। नौकरी में रखा, शिक्षा में नहीं रखा, क्रीमिलियर लगा दिया। सोशलिस्ट ब्राह्मण मधुली में की बात को मान्य किया गया। मगर उस समय आर्थिक निकष ओबीसी के ऊपर लगाया गया था क्रीमिलियर, तब पार्लियामेंट के अंदर SC ST के ऊपर भी लागू कर दिया था। SC ST पार्टी नहीं था, तब पार्लियामेंट के अंदर ये विवाद खड़ा हुआ और कोर्ट ने जो उनके ऊपर डाला था उसको रिजेक्ट करके SC ST के ऊपर से वो आर्थिक निकष हटाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ओबीसी के ऊपर लागू है, अब SC ST के ऊपर लागू करो, ऐसी बात कर रहा है। तो इसका भविष्य ये है कि अब जो आंदोलन कलेक्टर ऑफिस पर चलते थे, अब आंदोलन SC ST OBC के जो MP MLA इनके आवाज पर लोग करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ सुप्रीम, पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट ने भले ये फैसला दिया हो, उसको कानून नहीं माना जा सकता, तो ये मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाएगा या उठाया जाना चाहिए। मगर बीजेपी के गुलाम बनकर, कांग्रेस पार्टी के गुलाम बनकर, सवर्ण ब्राह्मणों के पार्टी के गुलाम बनकर उनके कानून के पक्ष में आप समर्थन देते हो, जैसे उन्होंने दिया उनके पक्ष में, होड़ लगी, मायावती ने कहा मेरे कहने पर लागू हुआ, रामविलास पासवान ने कहा मेरे कहने पर लागू हुआ, यानी क्रेडिट लेना चाहते थे। तो वो कल भविष्य ये हो सकता है, ये होगा। दूसरा, ये सब बीजेपी के लोग कर क्यों रहे? ईवीएम के द्वारा ये खेल खेल रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी करके आप सत्ता में आ रहे हो और आप ओवर कॉन्फिडेंस करके अलग अलग राज्यों की सरकारें पलटकर आप कब्जा कर रहे हो। तो भविष्य ये होगा कि लोगों को सड़क पर उतरना होगा या ईवीएम को हटाने के लिए लोगों को जन आंदोलन बिल्कुल करना होगा। ये जन आंदोलन करना होगा। हम चर्चा के अंतिम दौर में हैं। जिस तरह से रिएक्शंस आई इस संदर्भ में, कांग्रेस ने इसका स्वागत किया, बीजेपी ने स्वागत किया। केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो मुझे लगे DMK के स्टैलिन, उन्होंने इस निर्णय का अपोज किया। उन्होंने कहा कि इस पर हम गंभीर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि हमारा जो सामाजिक संघर्ष था इसके लिए सबसे बड़ा एक सेटबैक है। और उसके बाद आज एक जो स्टेटमेंट मुझे दिखा, जो सिद्धरामैया जो CM थे, वो कांग्रेस के भले, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट रिजर्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन द ग्राउंड्स ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। देयर इज नो मेंशन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फॉर रिजर्वेशन। फॉर्मर CM एंड LOP सिद्धरामैया। तो केवल एक व्यक्ति वहां पे चुनाव होने के बाद भी सिद्धरामैया जी ने ये बात उठाई है, जबकि जो SC ST के नेता चाहे मायावती हो, उन्होंने भी स्वागत किया इस निर्णय का। हालांकि अब क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने स्वागत किया। तो अब जिस तरह से ये सर ने कहा कि अब आंदोलन करना होगा और जो SC ST OBC के जो सांसद या विधायक हैं उनके घर में जाके आंदोलन करना होगा और ये पार्लियामेंट से इसको बदलना होगा। आपको क्या लगता है कि आंदोलन की दिशा किस तरह से होनी चाहिए? देखो भाई, एक बार सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देने के बाद में, ठीक है, उस निर्णय को निरस्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है। अच्छा, ये मसला ऐसा नहीं है। ये मसला ऐसा है कि यहाँ ऑलरेडी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने कर लिया है। राइट, आप समझे नहीं बात को? हाँ। तो अभी पार्लियामेंट के खिलाफ का आंदोलन का सवाल नहीं होता। पहले पार्लियामेंट ने 103 की जो घटना दुरुस्ती करके इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसी वक्त भी बड़ा आंदोलन होना चाहिए था। लेकिन उन्हीं के लोगों को उन्होंने कोर्ट में भिजवा दिया। हाँ। और हम तो अभी हमने तो भैया उसको चैलेंज किया, पहले कोर्ट का निर्णय होने दो, विद जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसमें है या नहीं है करके। वो अभी क्या कर दिया,
पहले तो गवर्नमेंट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको शिक्का मुर्तब कर दिया। अभी फिर से आप कॉन्स्टिट्यूशन, आप पार्लियामेंट के सामने जाओगे बोलेंगे तो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे हमने तो क्या, हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था उसको हमने शिक्का मुर्तब किया, हमने थोड़ा इनको रिजर्वेशन दिया। हमारे सामने इतना ही इशू था कि वेदर दैट अमेंडमेंट इज वैलिड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड और नॉट, ये हमने बोला कि इसकी भी वैलिडिटी है करके। अभी इसमें ये इशू आने वाला है कि जो 11 बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है रिव्यू उसके सामने जा सकता है, उसमें रिव्यू के लिए बात फिर से वो आ सकती है। तो इनके प्रकार जो है जो, और सुनो ये बात फिर से पार्लियामेंट के सामने अगर जाएंगी तो प्रमुख पक्ष पार्लियामेंट में है कौन, बीजेपी है और कांग्रेस है। तो भाई बीजेपी ने तो कर दिया और कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, अब पार्लियामेंट में आप जाओगे किसके बदौलत, और आपके नेताओं ने भी समर्थन किया, और सभी लोगों ने समर्थन कर दिया उस बात का। तो आज पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के मेंबर को पकड़ के आप करोगे क्या उसके अंदर, तो आज ऐसे इसमें उन लोगों ने उसको शिक्का मुर्तब कर दिया इकोनॉमिकल रिजर्वेशन को, उन लोगों ने इकोनॉमिकल आधार के ऊपर, कि आज तुम्हारे सारे दरवाजे बंद कर दिया, सिर्फ एक ही दरवाजा उन्होंने ओपन रखा हुआ है, वो है तुम्हारे पास 11 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। उसके बाद भी वो कोई फैसला तुम्हारे फेवर में लगेगा या नहीं लगेगा उसका कोई अंदाज नहीं है, सरकार को वो सारा लटकते हुए रखना हुआ मामला है। उसके बाद अभी मराठा वाले कह रहे हैं कि भैया अभी तो ठीक है, इन्होंने कह दिया 50% के ऊपर तो अभी हम लोग जा सकते हैं, अभी हम लोग मांगेंगे, वो भी मांगेंगे। वो गुजरात के लोग फिर से वो खड़ा आंदोलन कर जाएंगे, जो जिनके आंदोलन के बारे में जो लोगों ने रिजर्वेशन मांग के जहां सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो सारे आंदोलन खड़े हो जाएंगे भी और बोलेंगे सब लोग 50% के ऊपर। तो कास्ट का देखो, बाकी जगह पे जो भी आरक्षण मांगा हुआ है देखो, यह मराठों के कास्ट के आधार पे मांगा हुआ है, वर्ग के आधार पे नहीं मांगा हुआ है। हाँ। गुजरात के अंदर भी जो मांगा हुआ है पटेल के लिए मांगा हुआ है, वर्ग के आधार पे नहीं मांगा हुआ है, कास्ट के आधार पे मांगा हुआ है। तुम्हारा वो जो जाट को मांगा हुआ है तुम्हारे यूपी के अंदर, वर्ग को नहीं मांगा हुआ है, जात को मांगा। ये बहुत डेंजरस बात है, आप बात को ध्यान में रखिए। और यहाँ पर भी उसको, और सरकार तो उनके साथ में है। हाँ। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हमको जो मिला है वो वर्ग को मिला है। शेड्यूल कास्ट के अंदर आने वाला सारे वर्ग, शेड्यूल कास्ट के अंदर आने वाले सारे वर्ग, ओबीसी के अंदर आने वाले सारे वर्ग, एक जाति को रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ। लेकिन आज ये तो जातिवार रिजर्वेशन की जो बात आएंगी, कल मराठा मांगेंगे, कल तुम्हारे पटेल मांगेंगे, कल तुम्हारे जाट मांगेंगे, और अलग अलग वर्ग है पूरे देश के अंदर। तो ये सारी जो चीजें जातवार रिजर्वेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कहेंगे। और सरकार, इनके आंदोलन हुए तो सरकार सीधा कहती थी नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50 के ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए हम तुमको आरक्षण, सरकार कल कुछ नहीं कह पाएंगी 50 के ऊपर के आरक्षण का एम्बार्गो जो है वो। और आज उनको कल ये सारे आरक्षण फिर से खड़े हो जाएंगे, जो नाग, जो सांप जो जमीन में दबे हुए थे वो सारे फिर से खड़े हो जाएंगे फिर और इस तरह से देश में जो है रिजर्वेशन के नाम के ऊपर बवाल खड़ा होने का सरकार चाहती है कि इस तरह से देश में बवाल खड़ा हो जाए रिजर्वेशन इसके ऊपर कि सारे लोगों ने SC ST के रिजर्वेशन के खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए। आप समझे कि नहीं बात को? ये सारे लोग जब मांगेंगे ठीक है हमको नहीं दे रहे ना आप लोग, तो जिनको दे रहे हैं उनका बंद करो, और ये सारा रिजर्वेशन कैसे भी हो बंद हो जाए। कल ये भी मैटर आने वाला है कोर्ट के सामने। जो क्रिमिनल आने की बात इन्होंने जो कही वो बात सही है कि जो क्रिमिनल जो SC ST को लागू करने की जो बात ये लोग जो कह रहे हैं वो आने वाले, जो एक बार इकोनॉमिकल क्राइटेरिया को शिक्कामोर्तब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। दूसरी एक बहुत खतरनाक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है कि इकोनॉमिकल रिजर्वेशन के अंदर SC ST को लोगों ने OBC को निकाल दिया बाहर। ऐसा पहले नहीं था। अच्छा, बराबर है। ओपन कैटेगरी की 50% जो सीटें रहती थी ओपन कैटेगरी की, कॉम्पीट करते थे, उसमें हम लोग कॉम्पीट कर सकते थे, क्योंकि ओपन मींस ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। इसलिए हमको अपना SC ST OBC का रिजर्वेशन मिलता था, उसके बावजूद भी हम लोग कॉम्पीट कर सकते थे। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार बना तो मैं ओपन कैटेगरी में बना। कल अगर ये कहेंगे कि अभी ओपन कैटेगरी में आप नहीं अप्लाई कर सकते कि तुम्हारा रिजर्वेशन हमने दिया हुआ है। आप समझे कि नहीं बात को? आज इकोनॉमिकल आधार के ऊपर इन्होंने जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, इन्होंने कर दिया कि नहीं अभी रिजर्वेशन SC ST OBC के गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये नॉन SC ST OBC का जो गरीब है उनके लिए दे रहे। ये जो दरी पहली बार जो लाई है, जिसका विरोध पर्टिकुलरली ये तुम्हारे ललित ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो चीज है ये गलत है। वहां कोई भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर
इस तरह से जब आप लोग उसके अंदर इकोनॉमिकल के आधार के ऊपर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो आप उसमें कास्ट कैटेगरी को आप लोग माइनस नहीं कर सकते। ये पूरा पूरा सीधा सीधा वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन है। कल आप लोग ये भी बोलने वाले कि जो भी बची हुई ओपन की जगह जो है वो अनरिजर्व है, अनरिजर्व है। ये आने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इकोनॉमिकल आधार के ऊपर जो लोगों का जो है उसमें हम लोग ए रिजर्व कैटेगरी के लोगों को हम लोग आरक्षण नहीं देंगे। अब इसके बाद में एक वक्त ये भी आने वाला है कि बची हुई जो भी ओपन कैटेगरी की सीटें हैं वहां पर जो लोगों को हम लोग कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं उन्हें हम लोग रिजर्वेशन नहीं देंगे, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट शायद आगे पीछे सिक्का मुर्तब करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारों से जो मांग उठ रही है कि भाई तुम सारे लोग काय को रिजर्वेशन मांग रहे हैं, उन्हीं को 3.5% रिजर्वेशन दे दो और 97% जगह जो है ओपन कर दो सबके लिए, सब कैटेगरी के लिए। बस यही उसके सामने भी पर्याय बचा हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से कहा है सर ने, एक ऑप्शन अंतिम दिया है। अंतिमतः मैं आपके पास में आता हूँ कि सिर्फ जो सवर्ण लोग हैं उन्हें आरक्षण दे दो, बाकी आरक्षण को खत्म कर दो और बाकी हम सब लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के उसमें कॉम्पीट करेंगे। क्या इस तरह का कोई रणनीति बन सकती है? या जिस तरह से आपने कहा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, तो किस तरह के आंदोलन होगा? इसके लिए देशव्यापी आंदोलन हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर छेड़ने वाले हैं और 29 नवंबर को ओबीसी की कास्ट सेंसस को लेकर हम भारत बंद करने वाले हैं। तो इस राष्ट्रीय इशू के साथ ये जो जजमेंट दिया है इसके खिलाफ भी हम भारत बंद में मुद्दा जोड़ने वाले हैं। ये हमारी प्राथमिकता का मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा खाली SC ST का नहीं है, ये मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को धड़ल्ले से नकार रही है। इकोनॉमिकल आधार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे सर ने कहा कि मराठाओं को उकसा सकते हैं, पटेलों को उकसा सकते हैं, जाटों को उकसा सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है। उनको क्या करना चाहिए? ये तीनों को एक क्लास बनाकर देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन देने का मामला है। यहाँ के कुर्मियों को, विदर्भ के कुर्मियों को तुम रिजर्वेशन दे रहे हो और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठाओं को कुर्मी न होने के कारण दे रहे हो। तुम तो शादियों कर लेते हैं आपस में, मगर तुम उनको कुर्मी नहीं मान रहे हो। तो ये पॉलिटिकल साजिश है। मगर इसमें SC ST OBC को ये मैसेज है, आप बहुसंख्य हो, हम अल्पसंख्य है, हमने सिस्टम पर कब्जा कर लिया, आप क्या करोगे? क्या हम वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? हम शासक बनने के लिए पैदा हुए हैं? ये बात SC ST OBC को मानना होगा। हमें इस बात से हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है। डेमोक्रेसी में ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है। और बाबा साहब ने फेडरेशन का सम्मेलन जब उत्तर प्रदेश में लिया था तो वहां पर बिन बुलाए मेहमान थे गोविंद वल्लभ पंत। तो उनके मुंह पर कहा था कि कल SC और BC कॉमन मुद्दे बनाकर अगर साझा मंच बना ले तो गोविंद वल्लभ पंत जैसा ब्राह्मण हमारे लोगों की जूते की फीती खोलने में गर्व महसूस करेगा। तो हम लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए SC ST OBC बहुसंख्य है, ब्राह्मण 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण गांव का सरपंच सदस्य नहीं चुन सकता, तो देश की व्यवस्था पर हावी कैसा है? इस बारे में SC ST OBC और तमाम बहुजनों के अलग अलग संगठन तंजीमों को सोचना होगा, चिंतन करना होगा। और इस देश में एक रास्ता है और वो रास्ता है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करके इस देश की व्यवस्था को बचाना होगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से आज आरक्षण के संदर्भ में जो ये बहस हुई, EWS आरक्षण के संदर्भ में, और हमारे पास दोनों बहुत ही उम्दा वक्ते आए और मुझे लगता है कि आज की इस बहस से एक नई दिशा भी मिलेगी। और जिस तरह से सर ने कहा कि इस बारे में काफ़ी और चिंतन करना होगा, गहरा चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। और उसके बाद में EWS का जो आरक्षण ये धोखा है और इस धोखे के वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लगभग 90% लोग प्रभावित हो सकते हैं। और एक डेंजरस ट्रेंड जो है सरकार ने भी सेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेट किया है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की कि इस सरकार ने जिस तरह से आपस में मतभेद निर्माण करने की कोशिश की है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने की कोशिश की है, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसे तहस नहस करने की भी कोशिश की गई है, साजिश की गई है। इसको सोच समझकर जवाब देने की ज़रूरत है आंदोलन के माध्यम से। मुझे लगता है आज की इस बहस के बाद, चर्चा के बाद और कई तरह के आंदोलन होंगे, चर्चाएं होगी, बहस होगी। हम भी निरंतर इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल आज हमारे बीच में आए, हमसे वक्त साझा किया और ये जो जटिल मुद्दा आरक्षण का था इसे काफ़ी
अच्छी तरह से आपने समझाया, उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय जय भीम। भीम।